सुबह से घर के कामों में लगी हूँ। एक पल भी बैठने की फुर्सत नहीं है। शरीर आराम चाह रहा है, पर दिमाग और मन आराम करने नहीं दे रहे। एक तो डर लग रहा है कि आराम करने बैठ गई तो ससुराल वाले 10 ताने सुनाएंगे, और दूसरा बैठे बैठे बस अगले काम की रूपरेखा तैयार किए जा रहा है। भूख भी बहुत जोरों से लग रही है। सुबह जैसे तैसे एक रोटी रोल करके चाय के साथ खा ली थी। उसके बाद एक अन्न का दाना पेट में भी नहीं गया। पर मैं यहाँ रसोई में रोटियां सेक रही हूँ। घर में देवरानी के कुआं पूजन का उत्सव है। अभी 20 दिन पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया है। घर में मेहमानों का जमावड़ा है। जेठानी हूँ, पर मुझे बैठने की फुर्सत नहीं, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना है। कहा था कि कुआं पूजन के दिन काम वाली रख लो तो थोड़ी बहुत फुर्सत मिल जाएगी, पर सबको ये फिजूल खर्ची लगी। घर में इतने सदस्य हैं, तो सही मिलकर कर लेंगे, पर ये मिलकर क्या होता है, ये तो घर की बहू ही अच्छी तरह से जानती है। फुर्सत तो सासू माँ और ननद को भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहू से किस तरह काम निकलवाना है। आखिरकार बैठी जरूर है, पर दिमाग भी तो काम कर ही रहा है। उन लोगों का जच्चा बच्चा का काम भी मुझे ही करना है। ऊपर से खुद की 2 साल की बेटी को भी संभालना है। उसे कोई संभाल भी नहीं रहा। उसमें भी मीन मेख निकालने से कोई बाज नहीं आ रहा। सुबह से कई बार तो वो रो चुकी है। जब उसे गोद में उठाए मैं सबको चाय सर्व करते हुए देवरानी के कमरे में गई, जहां और औरतों के साथ सासू माँ बैठी हुई थी, तो उन्हें इतना भी तरस नहीं आया कि बच्ची को ही गोद से ले ले, बल्कि सिर्फ यह नोटिस किया कि मेरे कपड़ों में से मेरी ब्रा की स्ट्रिप बाहर झांक रही है। और इतनी औरतों के बीच ही सासू माँ ने टोक दिया, अरे निर्लज्ज, अपनी झालर को अंदर तो कर ले। सुनकर औरतें जोर जोर से हंसने लगी। तब देवरानी ने ही इशारे से बताया कि मेरी ब्रा की स्ट्रिप बाहर दिख रही है, जिसे ठीक कर मैं दोबारा अपने काम में लग गई। गुस्सा तो बहुत आया, पर कुछ कह ना सकी। मदद तो कोई करा नहीं रहा था, ऊपर से ये रिश्तेदार। हे भगवान, जब रात का खाना हलवाई से बनवाया है तो इन लोगों को पूरी नहीं खानी। इनको रोटी खाने की इच्छा है, और उस पर महान हमारे घर वाले। ऐसा नहीं कि हलवाई को ही रोटी सेकने के लिए कह दे। अरे उसका काम रुक जाएगा, रोटी तो बहू अंदर रसोई में बना लेगी। तो इन लोगों के लिए रोटी सेकने का काम कर रही हूँ। इतने में सासू माँ रसोई में चेतना चेतना आवाज देती हुई आई। अरे, मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं। चेतना मेरा ही नाम है। इस घर की बड़ी बहू पर सासू माँ की कोई खास कृपा नहीं है। मुझ पर कृपा होगी भी कैसे? एक तो गरीब घर की, ऊपर से पहली संतान बेटी। उन्हें मुझ पर गुस्सा होने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह किसी भी बात को पकड़कर बस मुझे सुनाना शुरू कर देती है। हाँ, तो सासू माँ रसोई में आई और मुझ पर गुस्सा होने लगी। बहू, तुमने अब तक छत पर से अपनी प्रदर्शनी नहीं हटाई। एक पल के लिए सुनकर मैं सकते में आ गई, क्योंकि सच कहूँ मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कहना क्या चाहती है। जी मम्मी जी, मैं समझी नहीं, कैसी निर्लज्ज हो तुम। जब तुम्हें पता है कि आज घर में उत्सव है तो जरूरी है क्या तुम अपने प्रदर्शनी को छत पर यूं टांग कर आ गई। मैं सचमुच मम्मी जी अभी तक समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहती है। अरे, अपने अंडर गारमेंट्स उठाकर चुपचाप कमरे में रख। कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई जब मेहमान ऊपर छत पर गए और वहां उन लोगों ने वो लटकती हुई झालर देखी, पर वो तो सभी कपड़ों के साथ ही सूख रहे थे। और आप और दीदी शाम को खुद कपड़े ले आई थी ना। हाँ, हम सभी कपड़े लाए वे, पर तुम्हारी वो कपड़े नहीं। हम क्या तुम्हारी ये झालर उतारने के लिए हैं? कुछ तो शर्म कर। अपनी सास और ननद से ऐसे काम करवाओगी? तुम्हारी ननद ससुराल से क्या तुम्हारी झालर उतारने के लिए आई है? एक पल को तो आया कि कह दूं कि जब सास बीमार होती है तो उनकी झालर को बहू आसानी से धो देती है, सुखा के आ जाती है, यहाँ तक कि तह करके उनके कमरे में भी रख देती है। पर सास और ननद को ऐसे झालर पहनने में शर्म नहीं आती? पर बहू की उनसे बहस करना मुझे ठीक नहीं लगा।
मैं रोटी सेकती हुई गैस बंद कर ऊपर छत पर गई। देखा तो कुछ रिश्तेदार औरतें वहां खड़ी हुई थी और मेरी तरफ देखकर ऐसे कुटिल मुस्कान बिखेर रही थी जैसे पता नहीं कौन सा जुर्म करके बैठी हूँ। मैंने चुपचाप अपने अंडरगारमेंट्स उठाए और अपने कमरे में ले आई। बुरा बहुत लगा पर चुप रही। खैर, राजी खुशी बाकी का प्रोग्राम हो गया। अधिकतर रिश्तेदार घर जा चुके थे। जो खास थे वो घर पर ही रुके थे। दूसरे दिन सुबह उठकर मैं फिर अपने काम में लग गई। दोपहर के खाने पीने के बाद मैं छत पर कपड़े लेने गई और कपड़े लेकर नीचे आ गई और सबके कपड़े तहकर अपनी अपनी जगह पर रख दिए। थोड़ी देर बाद में सासू माँ ने आवाज दी, चेतना। ओ चेतना जी, मम्मी जी। अरे ये मधु ननद अपने कपड़े बैग में जमा रही थी तो इसके कुछ कपड़े कम है। क्या तुम सारे कपड़े छत पर से नहीं लाई? नहीं मम्मी जी, मैं तो सारे कपड़े से आई। अरे नहीं, इसके अंडरगारमेंट्स नहीं है। क्या अंडरगारमेंट्स नहीं है? मैं समझी नहीं। अरे निर्लज्ज, इसके अंडरगारमेंट्स उन कपड़ों में नहीं है। अच्छा अच्छा, वो झालर। अरे हाँ मम्मी जी, वो तो छत पर ही है। मैं तो उसे वही प्रदर्शनी में छोड़ आई। सुनकर सासू माँ सकते में आ गई, जबकि पास बैठी और रिश्तेदार महिलाएं हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। बहू कैसी निर्लज्जता से बात कर रही है, तू यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? मम्मी जी, माँ बाप नहीं, यह तो आपने ही कल सिखाया था। आप मेरे और कपड़े उतार कर ले आई, लेकिन मेरे अंडरगारमेंट वही छोड़ कर आ गई, क्योंकि आपको और दीदी को उसे उतारने में शर्म आ रही थी। बस मैंने भी वही किया है। औरत होकर आप औरत के साथ इस तरह से व्यवहार करते हो। आपके अंडरगारमेंट्स होते हैं और बहू के अंडरगारमेंट झालर बन जाते हैं। अंडरगारमेंट्स भी तो और कपड़ों की तरह ही होते हैं, फिर इस तरह का व्यवहार क्यों? सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। इतने लोगों के सामने मैंने जवाब दे दिया था। बस वह मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था मैं तो वैसे भी निर्लज्ज कहलाती हूँ। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और कहानी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।